बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, सवाल अपोजिशन से बनता है कि अपोजिशन हर वक्त हुकूमत के खिलाफ मैदान अमल में निकलने की बात करती है और पार्लियामेंट के अंदर भरपूर एहतजाज भी करती है, तकारीर भी करती है, लेकिन जब कानून साजी पर वोटिंग की जरूरत पड़ती है तो अपोजिशन के नंबर्स कम हो जाते हैं। यही हाल हुआ स्टेट बैंक के हवाले से तरमीमी बिल आज हुकूमत ने मंजूर करवा लिया, और मंजूर इसलिए करवा लिया कि ना यूसुफ गिलानी साहब तशरीफ लाए और ना अपोजिशन के मजीद 7 अरकान लाए, जिसकी वजह से हुकूमत ने ये आसानी से बिल मंजूर करवा लिया। इससे पहले दावे किए जाते रहे कि हम IMF के हवाले कर रहे हैं, हम स्टेट बैंक की सारी खुद मुख्तारी को हटा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पर IMF का कब्जा हो जाएगा। ये तकारीर तो आपने सुनी, लेकिन जब कानून साजी का वक्त आया उस वक्त मेंबरान अपोजिशन के गायब पाए गए। क्या वजह है? क्या जो फवाद जो सब बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिन्होंने इस कानून को मंजूर करवाने में तावन किया। ये तावन कैसा था? इसके बदले अपोजिशन क्या देगी? क्योंकि बार बार ये बात तो कही जाती है कि इन हाउस तब्दीली लाई जानी चाहिए, लेकिन फिर मेंबरान कैसे पूरे होंगे? पहले जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ उस वक्त भी मेंबरान गायब भी हुए और लोगों ने अपने वोट भी बदल लिए, लेकिन हुकूमत आज तक दावेदार है कि जब चाहें जो है अपोजिशन के अरकान को हम शिकस्त दे सकते हैं, और अपोजिशन के पास मेंबरान की तादाद पूरी नहीं है। इसके साथ साथ जो हमने जश्न मनाया अफगानिस्तान की सूरत हाल पे, तालिबान की हुकूमत आई, हमने सोचा कि अब हमारी सरहदें महफूज हो चुकी हैं। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशी की बात थी। तालिबान हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान ने जिस खुशी का इजहार किया और जिस तरीके से हिंदुस्तान ने चीखो पुकार का इजहार किया, उसके बाद आज अगर मायूसी की बात की जा रही है और आज अगर मशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ये बात कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है और आज भी अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, तो कहाँ कोताही कहाँ पे है? खारजा पॉलिसी की नाकामी कहाँ पे है और इसका जिम्मेदार कौन है? इसके साथ साथ जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर ताहयात नाहली का केस है, उस बारे में भी सवाल किए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बार एसोसिएशन को ये पहले क्यों ना याद आया, 5 साल पहले इस पर क्यों ना फैसले को चैलेंज किया गया? फिर इसके साथ साथ क्या ये जो रिट पिटीशन दायर की गई ये सुप्रीम कोर्ट बार की बजाय अपोजिशन की पार्टीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दायर करती या कोई और सियासी रहनुमा दायर करता, तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ऊपर तनकीद न की जाती। फिर फौजदारी कवानीन में तरामीम, जिसे आम आदमी समझ रहा है फ़ायदा होगा, मुकदमात के जल्द फैसले होंगे और जल्दी फैसले होने की वजह से लोगों के न सिर्फ पैसे बचेंगे, जो जेलों के अंदर लोग बैठे होते हैं, हवालात के अंदर बंद रहते हैं, उनको भी इसका फ़ायदा होगा। साथ साथ इन तरामीम के नतीजे में आम आदमी के जो जुराइम के हवाले से उनके ऊपर मुकदमात बनते हैं, उससे भी उसको काफ़ी हद तक जो है कानून का फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार इसे भी मुस्तरद कर रही है। इसे मुस्तरद इसलिए कर रही है कि उनसे मुशावरत नहीं की गई, जबकि हुकूमत कहती है कि हमने मुसवदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भेजा था, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, फिर इस पर सियासत क्यों की जा रही है? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद होंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मारूफ कानूनदान जनाब एहसन भून साहब, और उसके बाद मौजूद होंगी हमारे साथ दिफाई तजियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एहसन भून साहब से। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब एहसन भून साहब। एहसन भून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। एहसन भून साहब, सवाल ये उठाया जा रहा है, एतराज ये किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार को पहले क्यों ना याद आया कि ताहयात नाहली को चैलेंज किया जाए, ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, बुनियादी इंसानी हकूक को ये समझती है कि उससे मुतसादम है, ये पहले फैसला क्यों ना किया गया? मैं आपको अर्ज करूं मलिक साहब, मुझे बड़ी अजीब सी बात, मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे जब ये बात सुनता हूं तो मुझे बड़ी अजीब सी बात होती है और दोस्तों की अपनी अंडरस्टैंडिंग पे भी हैरानगी होती है कि वो क्या बात करते हैं। मैं इलेक्ट हुआ हूं सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट, अभी आपको पता है 2 महीने हुए। मैंने अपनी पहली और दूसरी मीटिंग में ये रिजॉल्व किया कि वी आर गोइंग टू फाइल दिस पिटीशन, और हमने मेरा ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन भी ये अपना स्टैंड था कि वी शुड फाइल दिस पिटीशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के आप ये अब लोगों का ख्याल ये है कि मैं प्रेसिडेंट होने से 5 साल पहले ये पिटीशन मैंने फाइल क्यों नहीं की। ये एक बड़ा अजीब और गैर मंतकी, मैं इस पे बड़ा
पोलाइट सा लफ्ज बोलूंगा, गैर मंतकी और बगैर किसी दलील के है। जी जी जो एंकर लोग हैं, दोस्त हैं, वो ये नहीं समझते ये आम किसी प्रेसिडेंट के ना करने वाली बात है, ना जो पॉलिटिकली ग्रूम्ड लोग हैं वही ये स्टैंड ले सकते हैं यहाँ। तो वरना ऑन स्लॉट जो है दूसरी पार्टियों की, जो किसी और बंद, हालांकि ये इससे हजारों लोग फायदामंद होंगे। लोगों को ये नहीं पता, लोगों ने पकड़ा हुआ है ये आपके एंकर हजरात से, और जो मुख्तलिफ नवाज शरीफ साहब को फायदा होगा या नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों को पकड़ा हुआ है। मैं आपको सैकड़ों हजारों की तादाद में वो लोग जिन्होंने जाली डिग्रियों पे इलेक्शन लड़े, जो डिस्क्वालीफाई हुए, जो लोकल बॉडीज में उन्होंने इलेक्शन लड़े, मैट्रिक की जो क्वालिफिकेशन थी उसके बुनियाद पे लड़े। उसके अलावा मैं सैकड़ों की तादाद में एमपीएस को गिनवा सकता हूँ, एमएनएस को गिनवा सकता हूँ। ये सिर्फ अड़े हुए हैं लोग क्या हिलाना सी एक बात करते हैं जी। नवाज शरीफ और अपना मियां नवाज शरीफ उस वक्त तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते जब तक उनकी कन्विक्शन जो उनके पार्ट पे है वो सेटिस्फाइड ना हो। ठीक है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये मीडिया के दोस्त जो हैं जिनको पता ही नहीं है इस बात का, लेकिन ऐसे 4 साल बाद ठीक है, तो अभी इलेक्ट हुआ हूँ। जी जी एहसन फूल साहब, जो आपके पहले थे लीडरशिप थी सुप्रीम कोर्ट बार की, क्या आप समझते हैं उनको इदराक नहीं था इस चीज का, क्यों ना चैलेंज कर पाए? ये सवाल अक्सर उठाया जाता है। ये हर कैबिनेट की, हर प्रेसिडेंट की एक अपनी पॉलिसी, ठीक है, वो पॉलिटिकली चीजों को किस तरह देखता है उसका अपना माइंडसेट है। आपका ये किसी का कहना कि जी फलां ने क्यों नहीं किया, भाई मैं किसी बंदे किसी और की गारंटी तो नहीं ना कर सकता। ठीक है, मैं जब हैसियत प्रेसिडेंट मेरे जिम्मे जब भी कभी आया तो इसी तरह का टर्बुलेंट पीरियड ही आए हैं जब भी मेरे हिस्से में आए हैं। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, हेलो जी जी मैं सुन रहा हूं साहब, मुझे ये बताइएगा कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन आई जी जी जिस पे अपना इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 31 जुलाई को जजमेंट दी और 100 जज फारिग किया, और इसी तरह और वो सारी पिटीशन जो हैं वो, और जितनी भी जब इशू आए तो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ने पिटीशन फाइल की। ठीक है, अब क्या इसमें नई बात आ गई है? वो सिर्फ इवन जो जज साहिबान को या किसी पॉलिटिशियन को सर्व करती हो, सेल्फ सर्विंग जजमेंट हो, सेल्फ सर्विंग पिटीशन हो, उसको सारे वाह 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 करते हैं। और जो किसी एक बंदे के कुछ लोगों के फेवर में हो, कुछ के खिलाफ हो, उसके पॉलिटिकली अपोनेंट जो है वो एक और ढिंढोरा भेजते हैं। और मैं बड़े माजरत के साथ अपने तमाम उन एंकर दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि जी 4 साल बाद याद आ गई, मैं तो 4 साल पहले प्रेसिडेंट नहीं था। ठीक है, मैं तो 1 महीना पहले हुआ हूँ इलेक्ट। लेकिन भूल साहब कौन सी ऐसी कानूनी पेचीदगी है जिसकी बिना पे आप समझते हैं ये पिटीशन जो है इसका जो है फैसला आपके हक में आ सकता है, जिसको मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल जो अपना ये जो फॉर ऑल टाइम टू कम किसी बंदे को ग्रेव यार्ड में छोड़ाना, ये आर्टिकल 10A के मुनाफी है। और उसमें आईन में जिस आर्टिकल में कोई डिस्क्वालिफिकेशन या पीनल प्रोविजन लिखी नहीं है, ये कंसिस्टेंट व्यू आया है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ना कोई लफ्ज ऐड कर सकती है किसी प्रोविजन ऑफ लॉ में, ना डिलीट कर सकती है। इसमें मुझे नहीं समझ आई कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह लाइफ की डिस्क्वालिफिकेशन डाल दी। जब आप रोज रोते हैं सोसाइटी में कि जी यहाँ फैसले जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, अदलिया आजाद नहीं है, फलां नहीं है, तो अगर कोई बात उस इशू को लेके आगे चले तो यहाँ बहुत सारे लोग रास्तों में रुकावट डालने चाहते हैं। इसलिए लोगों को ये नहीं पता कि ये सारी दुनिया ने इलाका छोड़ जाना है, ये दुनिया छोड़ जानी है। जिनको डिस्क्वालीफाई किया है उन्होंने भी नहीं रहना, जिन्होंने किया है उन्होंने भी नहीं। तो इसलिए आप एक खुदाई हुक्म सादर करें, अल्लाह ताला भी तौबा और गुनाह की माफी देता है। यहाँ इंसान जो है वो अपनी एक सेल्फ एज्यूम्ड प्रिजम्पशन पे और सेल्फ
अज्यूम्ड ओपिनियन पे, ठीक है, और वो लोगों के जिंदगियों और तकदीरों के फैसले कर रहे हैं। ठीक है। अहसन भूर साहब, आपका फ़ायदा उठा लूँ मैं ज़रा। सुप्रीम कोर्ट बार ने फौजदारी कवानीन में जो तरमीम हुई है, जो तब्दीलियाँ की गई हैं, जिससे ये कहा जा रहा है कि आम आदमी को तो फ़ायदा होगा, मुकदमा जल्द निपटाए जाएंगे, शहादत के लिए बहुत से नया मटीरियल जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर एतराज़ क्यों, इसको क्यों मुस्तरद कर रहे हैं आप लोग? आपको मलिक साहब मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर वही बात आ गई। आपको पता है कि 497 में एक प्रोवाइजो है कि 2 साल तक ट्रायल ना हो तो एक बंदे को बेल दे देनी चाहिए। ठीक है। जब आसिफ अली जरदारी का केस आया तो आसिफ अली जरदारी साहब को जितने 11 साल जो अंदर रखा गया, उस वक्त ये प्रोविजन जो है वो प्रोवाइजो जो स्टैट्यूटरी पीरियड की है वो उसमें खत्म कर दी गई, इसलिए कि आसिफ अली जरदारी जो है वो उस प्रोविजन का फायदा ना उठा सके। मेरी बात समझ रहे? मैं समझ गया। बात ये है कि इसमें आम इंसान के फायदे की ये बिल्कुल ये आई वाश है। आप इसमें कानून शहादत में तरमीम करें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ओपिनियन का एक क्लियर जो संजीदा केसेस हैं वो करे, और उसके बाद कानून शहादत में तरमीम करें कि उस ओपिनियन को रेलेवेंट बनाएं। इसलिए रोज आपके मीडिया पे आप कहते हैं जी एंटी टेररिज्म में इतने लोग मारे गए, फलां दहशतगर्दों ने कर दिया, फलां ने ये कर दिया, और वो बंदे बरी होके चले गए। उसकी वजह ये है कि वो कानून शहादत के पैरामीटर से वो शहादत जो है वो एडमिसिबल नहीं होती, उसका फायदा लेकर मुल्ज़म बरी हो जाते हैं। इसी तरह आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में वो अमेंडमेंट करें जिनसे कोर्ट का वक्त भी बचे और कोर्ट का जो एक्सपीडी आप सिर्फ ये कर दें। आप ये जो आप नया लॉ नैब लॉज में भी दूसरे में यदि हम एक यूएसबी देंगे और वो यूएसबी जो है वो कोई पढ़े ना पढ़े 10,000 कागज की वो किसी को कन्फ्रंट हो ना हो वो एडमिसिबल इन एविडेंस हो। आप क्या मजाक कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, आप मुझे इतराज नहीं है करने पे, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करने पे। यहाँ जब किसी कानून की प्रोविजन को आप अमेंड करना चाहते हैं तो उसका वर्ड टू वर्ड जो एक्सपर्ट होते हैं वो सामने बैठ के उसके प्रोज एंड कॉन को, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव को डिस्कस करते हैं। लेकिन भूर साहब, वजारत कानून का एलामिया तो यही कह रहे हैं कि आपको मुसवदा दिया गया। मेरी बात सुने, मैं मलिक साहब, मैं आपके सामने उनके अलामिये की वो मुझे बता दें कि मैं 2 महीने से प्रेसिडेंट हूँ, मुझे एक लफ्ज बता दें उनमें से किसी ने कॉल की हो, किसी ने अलामिया कौन मुझे दे के गया है। उन्होंने एक लेटर का कोई हवाला दिया, वो भी आप शायद मैं लॉ मिनिस्टर साहब के हवाले से बात नहीं करूंगा, कोई पर्सनल लेवल पे शायद वो भी कोई घर का नंबर ही वहां से लगा लिया होगा। कम से कम मुझे तक आज तक नहीं पहुंचा मुसवदा उनका। मतलब बात झूठ बोलने की भी कोई एक लिमिट होती है। मैंने बात की एक बात और की, मैंने कहा कि कम से कम मैंने इसी बात से जब ये आया तो मैंने 2-4 जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी के मेंबर हैं, वकला हैं, आजम तारड़ हैं, फारूक नाइक साहब हैं, इनके अपने जो चेयरमैन है सैयद अली जफर, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा अली भाई सेनेटर साहब आप लॉ एंड जस्टिस कमेटी के मेंबर हैं, तो एक बिल जो है मसवदा जो है वो टेबल किया जा रहा है पार्लियामेंट में, कोई उस हवाले से आपसे कंसल्टेशन हुई है? उन्होंने कहा नहीं मेरे से। अब उन्होंने जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं वो कहते हैं कि इसलिए नहीं कि जब पार्लियामेंट में जाएगा तो उसके बाद वो मसवदा कमेटी को जाएगा। कोई बात ये है कि इतना अच्छा आप कानून पर अपना काम करना चाह रहे हो तो आप कम से कम अपनी पार्टी के जो लीगल एक्सपर्ट है उनको ये सामने बहालो, उनसे ही कर लो। मेरी बात अब समझ नहीं है, ये सिर्फ कह रहे हैं जी उनको रूल्स ऑफ बिजनेस का नहीं पता, इनको तरीकेकार का नहीं प्रेसिडेंट को पता। भाई मुझे पता है, हम समझते हैं कानून पूरी कौम के लिए, पूरी रियासत के लिए, पूरे मुल्क के शहरियों के लिए होता है, ना कि लॉ मिनिस्टर के लिए या प्राइम मिनिस्टर की विल के लिए कि फलां के केस जल्दी डिसाइड कर दो और फलां को जो है वो 10 साल अंदर दे दो। लेकिन भून साहब क्या मुकदमात की टाइमिंग फिक्स करना और क्या तफ्तीश की टाइमिंग फिक्स करना
ये एक दुरुस्त अमल नहीं है। आपको मैं ये और बता दूं, 45 दिन का रिमांड जो है दे देना पुलिस की कस्टडी में, ये बड़ी नेकी का काम किया है उन्होंने। आपको पता ही नहीं ना, सिर्फ आप लोगों ने तो सिर्फ ये सुन लिया 45 दिन का, जो 14 दिन का रिमांड है पुलिस की कस्टडी में किसी बंदे को दे देना। आम जो केसेस हैं टेररिज्म का तो ऑलरेडी पहले 90 दिन है, और कितना है, आम आदमी को किसी 45 दिन पुलिस की कस्टडी में दे देना, आपको पता ही है ना क्या। बिल्कुल। अब अगली बात, आपको ये पता है कि पहले 2 साल का पीरियड है, और इससे आपको ये पता है कि नैब के केसेस में 30 दिन का पीरियड है, आपको पता है ना, तो क्यों नहीं वो पूरा होता। इस तरह अगर आप ये एक बात करके आप जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे, आपके टेररिज्म केसेस में कितने दिनों का है कि इतने दिनों में आपने ये डिसाइड करनी है। अपील भी जो है वो 3 महीने में डिसाइड की है, मुझे आप एक बता दें जो 3 महीनों में। लेकिन भूर साहब, वहाँ अगर जजेस की बात कीजिए, वो कहते हैं स्टाफ की किल्लत है, जजेस कम है, मुकदमात ज्यादा हैं, इसलिए मुकदमात मौखर होते रहते हैं। तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ ये बात कर दें कि वजीर कानून साहब ये कह रहे हैं, तो फिर वजीर कानून साहब जो केस बहुत जल्दी करवाना चाहते हैं उनकी एक लिस्ट बना लें, उनके लिए स्पेशल ऑर्डर कर दें, ठीक है। यानी आप समझते हैं इन तरामीम में पॉलिटिकल मोटिव्स है? मैं समझता हूं इनका कोई काम जो है वो मोटिवेशन के अलावा है। ये अगर ये वाकई दयानतदारी से जुडिशल सिस्टम को काम करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो ये बार को ऑन बोर्ड करें। मुझे लॉ मिनिस्टर साहब 10 दफा कहेंगे ना कि हम मीटिंग करना चाह रहे हैं, बार काउंसिल वालों को, हम अपनी लॉ रिफॉर्म कमेटी के चेयरमैनों को, सारों को इनके सामने टेबल पे बिठा देंगे, इसलिए कि एक नेक काम के लिए, वरना हमें तो इनके पास जाने की जरूरत नहीं है। बात इसी तरह हम कहेंगे इनको कि अपोजिशन से, गवर्नमेंट से जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनको टेबल पे बिठा के ये सारी जो भी तरामीम हैं लीगल, उनमें नैब लॉज हैं, आप CRPC है, PPC है, एंटी टेररिज्म लॉज हैं, उनको सारों को आप ठीक करने के लिए तमाम को बिठाएं। वी विल वेलकम एंड वी विल सिट विद देम, और जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन भूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के साथ साथ पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की लहर की, इसके पीछे कौन हो सकता है और पाकिस्तान ने क्यों मायूसी का इजहार किया है अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से। फिर साथ साथ इसका भी जायजा लेंगे कि ये दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात हैं, इसको रोकने के लिए हुकूमत को क्या क्या इकदाम करने होंगे, चैलेंजेस क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद होंगी दिफाई तजियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा। प्रोग्राम में खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब हुकूमत बड़ी खुश थी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईन यूसुफ साहब अब बड़े खदशात का इजहार भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तालिबान हुकूमत से हमें कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान बड़ा खुश था, हम बड़े पुरुमीद थे, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई, हमारी सरहद महफूज हो गई, लेकिन अब भी हमें मुश्किलात का सामना है। तालिबान हुकूमत के बावजूद वहाँ पे जो कुछ ऐसे फोर्स लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। देखिए, 2-3 चीजें इस वक्त बहुत अहमियत की हामिल है जो हमारे लिए समझने के लिए बहुत जरूरी है। सर फहरिस्त तो ये कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत की जो तब्दीली है वो अभी तक आवाम के लिए एक बेहतरी का सबब नहीं बनी, क्योंकि बैन अवी सतह से जिस वक्त बहरान के जो है कायम करने की कोशिश हो रही है वो अफसोसनाक है। इसकी वजह से जाहिर है वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनके पास सिर्फ एक ही जरिया माश रह जाता है जिसके अंदर वो बैन अवी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस्तेमाल करें और दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्वस हो। जो चीज़ आपको देखने में नजर आ रही है, जैसे कि जो कच्छ का अफसोसनाक वाक़या है, तो वो इस बात की अक्कासी करती है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान के जो दूसरे मज़मरात थे जो हम इससे बहुत दफा बात भी कर चुके हैं, जिसमें सर फहरिस्त मंशियात का मसला है, ऑर्गेनाइज क्राइम का मसला, उसके अलावा बैन अवी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करती है अफगानिस्तान की अंदरूनी अफरा तफरी की वजह से या जो अंदरूनी खलफशार है उसको करेंगी, अब भी वो वही कोशिश जो है जारी रखने की करेंगी।
क्योंकि जाहिर है जब तक अफगानिस्तान की हुकूमत मजबूत नहीं होती, जब तक उनके वसाइल नहीं खुलते और जब तक उनको माशी तौर के ऊपर आप मुस्तहकम नहीं करते, ये मुमकिन नहीं है कि अफगानिस्तान के तूल और अर्ज के अंदर वो लोगों को वो तमाम जो माशी इससे पहले जो आप एक तरह से कह सकते हैं खदो खालते अफगानिस्तान की इकॉनमी के अंदर, जिसके अंदर दहशत गर्दी बैन अवी इंटेलिजेंस एजेंसी सर फहरिस्त थी, उनसे उनको दूर रख सकेंगे। और इसके साथ साथ हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो बलूचिस्तान के अंदर बिलखसूस अपने जो असल रसूख को कायम रखने की कोशिश करेगा। इसके अलावा वो कितनी हद तक अफगानिस्तान के साथ मुंसलिक ईरान और ये तमाम जो इलाके हैं इनको कितनी हद तक इस्तेमाल कर सकेगा, इसके बारे में भी हमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो जो चीज़ देखने में नजर आ रही है वो इस बात की अक्कासी करती है कि अफगानिस्तान अगर मुस्तहकम नहीं होता तो पाकिस्तान के लिए भी खतरात में इजाफा होगा, बैन अवी दहशतगर्दी के अंदर भी इजाफा होगा। अफगानिस्तान के मसाइल डॉक्टर मारी सुल्तान अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान ने जिस खुशी का इजहार किया, पाकिस्तान ने जिस तरीके से वेलकम किया तालिबान की हुकूमत को, उसके बाद से कम पाकिस्तान की ये तवक्को तो पूरी होनी चाहिए थी कि वहाँ की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और फिर इतनी मायूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब की तरफ से कि हमें तालिबान से कोई उम्मीद नहीं है अफगानिस्तान की हुकूमत से। देखिए ये तो उनका नुक्ता नजर है। मेरे ख्याल से हर पाकिस्तान की उम्मीद बरकरार है, क्योंकि आप चाहेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर सलामती आए और आप ये भी चाहेंगे कि अफगानिस्तान की अंदरूनी फैसलों का सवाल और ये जवाब जो है वो अफगानिस्तान की आवाम करे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ भी हैं। सबसे पहला हकीकत, सबसे बड़ी हकीकत ये है कि अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में जंग हारी, उसके बाद उन्होंने वो तमाम अफगानी हुकूमत के वसाइल जो उनकी जिम्मेदारी थी बैनुल अक़वामी कवानीन और कन्वेंशन के तहत तो नहीं अफगान हुकूमत को देते उन्होंने नहीं दी। इसके अलावा ये भी हम हक जाने पर यह कहने के अंदर कि जो इस वक्त इंसानी अलमिया की जो सूरत हाल पैदा हो रही है, जो इंसानी बहरान पैदा हो सकता है वहाँ जो है माशी इस्तेसाल की वजह से, वो भी उसी तरह बरकरार है। इसके अलावा ये कहना कि आप इससे कोई तवक्को नहीं रखते, तो जाहिर है जब आप किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जब उससे कोई आप बातचीत नहीं करेंगे, तो आप इस बात की तवक्को क्यों रखेंगे कि कोई आपके तहफ़्फ़ुज़ात या आपकी जो भी तवक्कुआत हैं उनके ऊपर पूरा उतरे। जो भी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात होते हैं वो किसी न किसी मुज़ाकराती अमल या अपने तहफ़्फ़ुज़ात या एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने के तहत किए जाते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल आपको देखने में नजर आ रही है और खासतौर पर जो बलूचिस्तान में, इसके पीछे कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान की इसमें काम करे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त वो कतर के जरिए या जो नर्दर्न रूट है, जो कैस्पियन रूट है, उसको इस्तेमाल करने की मतलब कोशिशों में है कि किसी तरह दोबारा अफगानिस्तान तक रसाई हासिल कर सके। जो शुमाली अफगानिस्तान है उसके अंदर भी, और उसके अलावा जहाँ जहाँ उनके एसेट्स थे उनको भी वो मुतहरिक जरूर करेगा। और फिर से आपने देखा लाहौर के अंदर जो वाकया नजर आया वो इस बात की अक्कासी करते हैं कि जो आपको इस वक्त खतरा है वो सिर्फ एक सिर्फ से नहीं है, आपको हर उस सिर्फ से जहाँ हिंदुस्तान अपने कदम जमा। क्या तहरीक तालिबान जो है कलगम तहरीक तालिबान, उसको सपोर्ट हासिल है अभी भी अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ग्रोहों की? देखिए अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल आपको देखने में नजर आ रही है वो ये है कि जो माशी इस्तेसाल है उसके अंदर जो पहले बैनुल अक़वामी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो उसी तरह दोबारा अपना कदम जो है असर रसूख जो है उनको दोबारा कायम करने की कोशिश करेंगे। और जाहिर है उनको शायद वो सपोर्ट तो हासिल नहीं है, लेकिन जो वहाँ के जो ग्राउंड एसेट्स थे जो वो ताने बाने, क्योंकि उन्होंने हर एक में सर्वाइव करना, जितनी हद तक आपको तालिबान हुकूमत वहाँ कमजोर नजर आएगी, जितनी हद तक अफगानिस्तान अपने आइंदा या नेक्स्ट स्टेज की तरफ ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, नहीं इन खदशात के अंदर इजाफा होगा। क्या हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए या नहीं बातचीत करनी चाहिए, ये एक दूसरा मसला है। लेकिन इस वक्त जो आपको दहशतगर्दी का सामना है इसमें हमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि इसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं और इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं। और जाहिर है इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके अंदरूनी जो है कुछ गैप्स हैं जो आपको पूरे करने चाहिए। तो जैसे कि आपने बलूचिस्तान में जो बी एरियाज हैं उनको आपने अभी तक एरिया में नहीं लेके आए, जो कानूनी आपकी इस वक्त जिम्मेदारी है दहशतगर्दी के लिहाज से वो अभी तक आप पार्लियामेंट में नहीं लेके आए। तो जाहिर है ये जब आप मसाइल अपने लिए छोड़ेंगे तो दुश्मन तो आपका इन तमाम जो कमजोरियों का फायदा भी उठाएगा और अपनी हद तक कोशिश करेगा कि आपके खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई करे। कलगम तहरीक तालिबान पाकिस्तान लाहौर के वाक़े को अगर आप पेश नज़र रखें, फिर बलूचिस्तान के हालात को देखें, बड़ा खतरा है और एक तरफा सीज फायर कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखिए चीज का नुकसानदेह नहीं होता, क्योंकि जाहिर है जब भी दहशतगर्दी का आप सामना करते हैं और उसके अंदर आपके अपने लोग मुलव्वस होते हैं कुछ हद तक,
तो आप यही कोशिश करते हैं कि आप अपने लोगों को अलहदा करें उन ग्रोहों से, उन जो है एलिमेंट से जो आपके मुल्क के लिए एक अदाफा और एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहे हैं। क्योंकि अगर आप इनको नहीं जो है वो करते, अगर आप उनके साथ वो तमाम रास्ते नहीं खुले छोड़ते, तो फिर जाहिर है आप लोगों को एक तरफ एक सिंह के साथ लगा देते। इसमें से जो मुख्तलिफ मुश्किल अनासर हैं, जाहिर है उनसे बातचीत मुमकिन नहीं है क्योंकि वो बैनुल-अक़वामी एजेंडा पे काम करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी अंदरूनी कमजोरियों की वजह से, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से दहशत गर्दी के अंदर इस जाल के अंदर फंस जाते हैं। आप कोशिश जरूर करते हैं कि आप बतौर रियासत तमाम ऑप्शन ओपन रखें, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ जरूरत पड़े वहाँ आप ताकत का इस्तेमाल भी करें। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा, जब तालिबान की हुकूमत आई तो उस वक्त क्या हमने उन्हें वेलकम करते हुए जिस खुशी का इजहार किया और जिस हद तक किया, वो भी जल्दबाजी थी, और आज अगर हम मायूसी का इजहार कर रहे हैं ये भी जल्दबाजी है? नहीं, देखिए, जो आपने उस वक्त अपनी एक तरह से तवक्कुआत रखी थी तालिबान के साथ, वो मेरे ख्याल से बरकरार है। वो इसलिए बरकरार है क्योंकि आप नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जहाँ अंदरूनी खलफशार इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बने। इसलिए ये आप काम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह अफगानिस्तान मुस्तहकम हो और इस जो आप एक तरह से कह सकते हैं गैर की सूरत हालत से निकल के माशी इस्तेहकाम की तरफ चले। लेकिन जाहिर है जब आप तमाम रास्ते बंद कर देते हैं और आप अपनी कोई इंडिविजुअल पॉलिसी इख्तियार नहीं करते हैं और आप एक बैनुल-अक़वामी पॉलिसी को देखते हैं, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि बैनुल-अक़वामी दुनिया अफगानिस्तान के साथ मुंसलिक नहीं है, उनकी सरहद उनके साथ मुंसलिक नहीं है, उनके बहुत सारे ताने बाने आपके साथ नहीं मिलते, आपके मिलते हैं। आपके तहफ़्फ़ुज़ात और मुहर्रकात मुख्तलिफ होंगे अफगानिस्तान में बानिस्बत अमरीका की, बानिस्बत बरतानिया की, और इसके लिए आपको अपनी एक इंडिविजुअल हिकमत अमली बनानी चाहिए कि उसमें आप इलाकाई ताकतों को आगे लेके चलते, उसमें आप तालिबान के जरिए बातचीत करते, लेकिन आपको यकीनी तौर के ऊपर एक इलाकाई पॉलिसी बनानी है जो कम अज कम अफगान अवाम को इस नए दौर के अंदर दोबारा जो है एक और खलफशार की तरफ ना धकेले। अगर आप ये नहीं करते तो जो चीज आप देखने में आज आ रही है, शायद इक्का दुक्का वाकयात आ रहे हैं या महीने में आपको मुख्तलिफ वाकयात का सामना है, ये तादाद बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकती है। अगर आप मईशत का और वहाँ इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता बैनुल-अक़वामी इंटेलिजेंस एजेंसी, तो उनके जरिए अवाम तक रसाई जो है सिर्फ आप इस तरह महसूस रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब, पूरा में वक्त देने का। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।